हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा राजस्थान हिस्ट्री हमने अपनी स्टार्ट की थी। उसके साथ साथ मैंने आपका मेवाड़ का जो पोर्शन था वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से गुहिल वंश की नींव डली, जो गुहिल गुहादित्य ने डाली थी, और कैसे कैसे वो वंश हमारा आगे बढ़ा। इसी के साथ साथ हमने इसमें देखा था कि किस तरीके से हमारे मेवाड़ में ही दो जो शाखाएं थी, रावल और राणा शाखा, इसकी नींव डली। क्षेम सिंह और राहत ने कैसे कैसे रावल और राणा शाखा की नींव डाली। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने फिर देखा था कि किस तरीके से कुछ टाइम के लिए परमार शासकों ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद वापस से फिर जो मेवाड़ जो था वो हमारे इन शासकों के कब्जे में, रावल शासक के अंदर में आ गया था, राणा शासक के अंदर में। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे जैत्र सिंह जो थे, उनके जो बेटे थे, उनके साथ साथ आगे वंश बढ़ते हुए रत्न सिंह और कुंभकर्ण आए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो बेटे हुए, कुंभकर्ण और रतन सिंह। तो कुंभकर्ण जो थे वो भाग गए थे और उन्होंने नेपाल में जाकर अपनी नींव डाली, अपनी शाखा की नींव डाली, अपने वंश की नींव डाली, और रतन सिंह यहीं रह गए थे। तो आज हम वो चीज स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से रावल रतन सिंह, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, अभी भी पद्मावत मूवी आई थी, इसमें इनका बहुत जिक्र हुआ है बार बार, और इसी वजह से शायद आप सब लोग काफी इनसे एक कनेक्ट हो गए होंगे, जानते होंगे। सबके ये नाम एक जाना पहचाना सा हो गया है सबके लिए, रतन सिंह। तो आई होप आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने आगे का नेक्स्ट सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने रावल रतन सिंह के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रावल रतन सिंह के बारे में। तो रावल रतन सिंह जो थे वो बहुत ही अच्छे राजा रहे हैं, प्रतापी राजा रहे हैं चित्तौड़ के। लेकिन देखिए, अभी तक जो शाखा हमारी ब्रांच चलती आ रही है जिसकी हम बात करें, तो रावल शाखा ही चलती आ रही है। अभी राणा शाखा की शुरुआत एक तरीके से, उनकी नींव तो डल गई थी, लेकिन जो इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो अभी हम रावल शाखा के इतिहास को ही पढ़ रहे हैं, जिसको एक तरीके से कह सकते हो आप, जो अब तक एक कड़ी में चलता आ रहा है, फेमस जो एक रहे हैं हमारे, एक के बाद एक जो वंशज बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रावल शाखा की नींव डली थी। राणा शाखा की सिसोदा ग्राम सिसोदिया कहलाए थे। तो मैंने बताया था आपको जैत्र सिंह के बारे में। तो जैत्र सिंह के जो वंशज आगे रहे थे उसकी हमने लास्ट अपने सेशन में चर्चा की थी, समर सिंह के बारे में। तो समर सिंह के दो पुत्र जो थे मैंने आपको बताया था, रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो ये जो रतन सिंह और जो कुंभकर्ण थे, इनमें से जो कुंभकर्ण था ये क्या था, ये भाग गया था, ये भाग गया, और इसने क्या किया, ये नेपाल में जाकर इसने अपनी नींव डाली। नेपाल में अपने वंश की इसने नींव डाली। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि कौन था जो नेपाल में भाग गया था और किसने अपने वंश की नेपाल में नींव डाली। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कुंभकर्ण ने डाली थी, राइट। इसी के साथ साथ अगर मैं रतन सिंह की बात करूं तो रतन सिंह इसलिए और ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्हीं की पत्नी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से चित्तौड़ का जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, जिनका नाम था रानी पद्मावती, पद्मिनी भी बोलते हैं उनको, और रानी पद्मावती। तो इन्हीं के टाइम पर ये और कहा जाता है कि रतन सिंह के ही टाइम पर चित्तौड़ का पहला शाका भी हुआ था। तो चलिए शाका की बात कर लेते हैं। शाका क्या होता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शाका का मतलब होता है जब कोई राजा युद्ध में लड़ने जा रहा है तो रानियां क्या करती थी, अगर उनको ये खबर लग जाती थी, पता चल जाता था कि हम युद्ध हार गए हैं, ये राजा मारा गया है, तो वो जौहर कर लेती थी और राजा युद्ध में मर जाता था। तो इस चीज को हम शाका बोलते थे। तो इन्हीं के टाइम पर, रतन सिंह के टाइम पर ही चित्तौड़ का पहला शाका हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ये मारे गए थे युद्ध में, और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने जौहर कर लिया था। हजारों की संख्या में रानियां और उनकी दासियां, मतलब जितनी भी और भी साथ की जो थी राजपूतानियां थी, सबकी सब आग में कूद गई थी, तो उन्होंने जौहर किया था। तो रतन सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनके टाइम पर, ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनके टाइम पर चित्तौड़ का पहला शाका हुआ।
ये कई बार हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। राइट। उसी के साथ साथ इन्हीं के काल में एक और घटना हुई, अलाउद्दीन के साथ लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस नाम अब तो हो गया है। फेमस इसलिए हो गया क्योंकि रणवीर कपूर ने एक्टिंग की थी, तो इस वजह से खिलजी के बारे में नाम से तो लोग जानने ही लगे हैं खिलजी को। भले चाहे उसकी हिस्ट्री के बारे में इतना जाने ना जाने, लेकिन खिलजी के नाम से जरूर जानने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही इनका युद्ध हुआ था। ये एक और घटना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखनी है कि खिलजी के बारे में अब चलिए जिक्र हुआ है, तो चलिए कुछ चीजें खिलजी के बारे में हम जान लेते हैं कि खिलजी से रिलेटेड जो भी एक क्वेश्चन बनते हैं कि कैसा था वो, क्या उसकी पॉलिसीज थी, कहां से आया था। तो खिलजी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा पर्सन था जिसको हमेशा एक जीत की भूख रहती थी। उसे हर चीज हासिल करने की भूख रहती थी कि अगर उसको ये चीज है कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपना आधिपत्य जमाना है। हमेशा उसने कोशिश की कि किस तरीके से उसका जो एक दायरा है, उसका जो एक शासन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। और खिलजी ऐसा था जिसका जो रूल रहा है वो साउथ इंडिया में भी रहा है। तो पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत में, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब दिल्ली सल्तनत की बात आएगी तो हम खिलजी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा रूलर था जिसने साउथ इंडिया में भी इनडायरेक्ट वे में रूल किया। मतलब राजा वहीं के होते थे, लेकिन जो पॉलिसीज होती थी वो उनको इसकी फॉलो करनी पड़ती थी। तो खिलजी के इस वजह से और ज्यादा फेमस है कि उसने एक तरीके से मान लीजिए कि पूरे भारत पर एक भारत के बहुत सारे हिस्सों पर राज्य किया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि उसका सबसे जो करीबी जो उसका था मलिक कफूर के बारे में भी आपने मूवी में सुना होगा। तो मलिक कफूर जो था वो बहुत ही ताकतवर था और इसका बहुत करीबी था। तो मलिक कफूर ही था जिसने पूरे साउथ इंडियन रीजन पर कब्जा किया था और खिलजी के अंडर में उसको सौंपा था। तो चलिए अब बात, जब खिलजी का नाम आया है तो कुछ चीजें हम खिलजी के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसा था, क्या क्या चीजें उसने की थी और चित्तौड़ की लड़ाई के कुछ कारण। सिर्फ अकेले रानी पद्मावती अकेले कारण नहीं थी चित्तौड़ के साथ उसकी लड़ाई का, और भी कुछ कारण थे जिस वजह से अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह के बीच में चित्तौड़ का जो एक युद्ध था वो हुआ। तो चलिए कुछ चीजें हम खिलजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो खिलजी वंश की बात करूं अगर मैं, तो खिलजी वंश की जो स्थापना, संस्थापक रहे, जो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी की बात करूं तो वो थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी। सीधे सीधे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये नेम आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन राजस्थान हिस्ट्री से तो हो सकता है पूछ ले, और हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, सबका कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। ये जो थे, अब देखिए, ये चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, राइट। इनका जो मेन रिश्ता था अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो था चाचा का। ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं की बेटी से शादी कर ली थी, तो ये चाचा के साथ साथ ससुर भी बन गए अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनका दो तरीके से रिश्ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक, तो अगर मैं बात करूं पहले तो ये क्या थे, तो बाद में जो मेन रिश्ता हो गया इनका वो हो गया दामाद वाला। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? इनका दामाद था। क्यों? क्योंकि इसने इनकी बेटी से शादी कर ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की जो बात है वो है 1296 से शुरू हुई थी, 1316 कुछ तक रहा था इसका टाइम पीरियड। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सबसे पहले जो इसका शुरुआत इसने जो की थी युद्ध लड़ने की वो थी इसने 1298 में क्या किया, इसने गुजरात के जो राजा थे उस टाइम पर,
गुजरात के राजा कर्णदेव को हराया। उस वक्त जो गुजरात के राजा हमारे रहे थे कर्णदेव, उनको युद्ध में इसने हराया और क्या किया, गुजरात अपने अधीन कर लिया। राइट। उसी के साथ साथ क्या हुआ था, यही वो गुजरात था जहां पर गुलामों की मंडी लगती थी। गुलाम मतलब जो इनके पर्सनल जो एक सेवक होते हैं, ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, जैसा कहे वो कर सकते, मतलब पूरी तरीके से एक इंसान किसी के अधीन होना। तो यहीं पर गुजरात ही वो जगह जहां पर क्या लगती थी, गुलामों की मंडी लगती थी। गुलामों की मंडी। राइट। गुलामों की मंडी लगती थी और इसी गुलामों की मंडी से खरीदा गया था मलिक कफूर को। मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, बहुत करीबी था अलाउद्दीन खिलजी के और इनका साथ साथ गुलाम भी था उसका। तो यहां से मलिक कफूर को खरीदा गया। राइट। अच्छा, अब मलिक कफूर को खरीदा गया कितने में, 1000 दीनानी में खरीदा गया इसको। 1000, उस वक्त रुपए नहीं चलते तो उस वक्त करेंसी जो थी वो हमारी दीनान थी, तो दीनानी में खरीदा गया था, 1000 दीनानी में। इसी वजह से मलिक कफूर को 1000 दीनानी भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि 1000 दीनानी किसको कहा गया था, तो 1000 दीनानी मलिक कफूर को कहते थे। वो इसलिए कहते थे क्योंकि इसको 1000 रुपए आज के टाइम पे उसमें खरीदा गया था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दीनानी भी कहा जाता था। कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, मलिक किसको 1000 दीनानी कहा जाता था, तो आप याद रखिएगा मलिक कफूर को, मलिक कफूर को कहते थे। ये ऐसे अलाउद्दीन से इसका जो एक गुलाम बनाया अलाउद्दीन खिलजी का। बाद में क्या किया, खिलजी को धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ा तो इसने बाद में जलालुद्दीन को ही मार डाला, अपने ही चाचा को मार दिया था, इसने हत्या कर दी थी अपने ही चाचा की और खुद राजा बन गया था खिलजी का, खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया और इसने शासन किया। उसी वक्त क्या हुआ था, जो रावल रतन सिंह थे उनका विवाह हुआ था रानी पद्मावती के साथ। तो पद्मावती की जो खूबसूरती का जो चर्चा थी वो बहुत दूर दूर तक थी कि वो बहुत खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती के जितना मतलब जो उनकी खूबसूरती आज तक इतना खूबसूरत कोई नहीं हुआ, तो बहुत दूर दूर तक उनकी चर्चा थी और बहुत लोगों की उन पर निगाहें रहती थी। लेकिन अगर बात करें हम चित्तौड़ के युद्ध की, तो चित्तौड़ का जो दुर्ग था, चित्तौड़ का जो एरिया था वो कुछ इस तरीके का था कि उसका ज्योग्राफिकल पोर्शन, अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो वो बहुत ही मजबूत थी। आसानी से उस दुर्ग पर कोई भी एक तो अपने यहाँ शासन नहीं कर सकता था, कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ऊंचाई पर बना हुआ था और जो इस तरीके से उसको बनाया गया था उसके अंदर घुसना, उसको कब्जा करना बहुत मुश्किल था। तो कुछ इस चक्कर में भी अलाउद्दीन खिलजी का एक लालच बढ़ा था। तो रावल रतन सिंह के टाइम पर हुआ क्या था कि जब इनका देखिए दिल्ली सल्तनत तो चल ही रही थी, अक्सर दिल्ली के जो सुल्तान रहे उन्होंने ही राज किया, शासन किया, धीरे धीरे अलग अलग जगह को अपना गुलाम बनाया, अलग अलग भारत के क्षेत्रों को अपना गुलाम बनाया, धीरे धीरे बढ़ता चलाया। लेकिन उस वक्त भी हमारे जो चित्तौड़ की मैंने जैसे आपसे बात की थी मेवाड़ की, कि वो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ, तो उस वक्त भी मेवाड़ जो था वो अधीन नहीं था, चित्तौड़ अधीन नहीं था। तो जब खिलजी की नजर पड़ी तो उसने युद्ध करने का सोचा और उसने चित्तौड़ के बारे में और जानने की शुरुआत की कि क्या कैसे कैसे हुआ, सब शुरू हो गया। तो उसकी जब बात की जाए युद्ध की, तो उससे पहले बहुत सारी और भी ऐसी ऐसी चीजें हुई थी कि उसने पहले कोशिश की कि नहीं ऐसे ही मान जाए, रावल रतन सिंह को जानने की कोशिश की कि चलिए शायद अपनी बातों में उलझाकर किस तरीके से चित्तौड़ को बिना युद्ध के हासिल किया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं कि इन सब चीजों का जिक्र कहां पर है, तो मलिक मोहम्मद जयासी जो है, जो इनका कवि था,
जो अलाउद्दीन के टाइम पर मलिक मोहम्मद जयासी जो था, ये नाम आपने सुना होगा। ये क्या था? ये कवि था। इसी की जो एक बुक है, इसी का जो लेख है पद्मावत, उसमें इस सारी घटनाओं का जिक्र हमको मिलता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि अगर इतनी सारी हमारे पास घटनाओं के बारे में हमें पता है तो इसका आखिर जो मेंशन कहाँ पर है ये चीज, तो ये जानना बहुत जरूरी था। इसी की जो एक लेख है, इसी की जो पुस्तक है पद्मावत, पद्मावत, ये रानी पद्मिनी के नाम पर ही रखी गई है। पद्मावत ये एक बुक है जिसको मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था। इसी में उल्लेख है चित्तौड़ के युद्ध का। इसी में क्या है? उल्लेख है चित्तौड़ के युद्ध का। तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि चित्तौड़ के युद्ध का उल्लेख है, ऐसा कौन सा जो बुक है जिसमें पूरा का पूरा रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच के जो जितने भी संवाद बातें हैं, जितने भी इनके बीच में युद्ध हुए, जो भी घटनाएं हुई, उसका उल्लेख है। तो आप बता सकते हैं पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जयासी द्वारा लिखी गई थी, उसमें इस चीज का उल्लेख है। राइट। तो अब शुरू करेंगे कि आखिर युद्ध की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कैसे खिलजी को पद्मावती के बारे में पता चला, कैसे उसने आगे फिर प्लानिंग्स बनाए, कैसे उसने फिर अपना जो एक गढ़ था, अपना जो एक पूरा युद्ध के लिए जो सैनिक थे सबके सब वहां जाकर शुरू किए। तो अगर कैसे कैसे युद्ध की शुरुआत हुई और फिर आगे क्या क्या घटनाएं हुई, तो अगर मैं बात करूं खिलजी के चित्तौड़ के युद्ध के टाइम की, तो जो युद्ध वो जो टाइम था वो था 1302 से 1303 के बीच का टाइम था। एक साल, जाहिर सी बात है, एक साल के अंदर ये सारी की सारी चीजें हुई थी। तो उस चीज की देखते कि कैसे सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस बने, क्या क्या चीजें हुई और युद्ध शुरुआत हुआ। तो युद्ध की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर खिलजी के दिमाग में चित्तौड़ के बारे में ख्याल आया कैसे, कैसे उसको पता चला कि चित्तौड़ क्या है और वहां क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या उसकी खासियत है, और रानी पद्मावती के बारे में उसको कैसे पता चला। तो देखिए, रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मावती, इनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो थी सिंगली द्वीप की राजकुमारी थी। सिंगली द्वीप आज के टाइम का श्रीलंका है। आज के टाइम का ये हमारा श्रीलंका है। प्रेजेंट में अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रेजेंट में इसको हम श्रीलंका कहते हैं, लेकिन इनके टाइम पर इसका नाम था सिंगली द्वीप। ये यहाँ की राजकुमारी थी और जब रावल रतन सिंह वहां गए तो इनका उनसे विवाह हो गया और ये विवाह करने के बाद चित्तौड़ आ गई। उसी के साथ साथ रावल रतन सिंह के ही दरबार में एक पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम था आचार्य राघव चेतन। तो आचार्य राघव चेतन जो थे वो उनकी बहुत इज्जत होती थी, बहुत मानते थे उनको, और वो अलग अलग तरीके से रावल रतन सिंह को बताते थे कि कैसे कैसे चीजें करनी है, मतलब जो एक कर्म कांड वाली चीजें होती थी सब बताते थे। तो इनको क्या हुआ था, इनको देश निकाला दे दिया गया था, यानी कि इनको देशद्रोह को बोल दिया गया था। ये देशद्रोही थे, ये देशद्रोही थे, इसलिए इनको देश निकाला दे दिया गया था। तो ये क्या किया इसने, ये गया सीधे, इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, इसको बहुत ज्यादा एक मन में एक ग्लानि हो गई कि नहीं मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हुआ, तो मैं अब इसको बर्बाद करके रहूंगा, ये ऐसे इसके मन में ख्याल आया। तो उस वक्त इसको पता था कि जो खिलजी है वो बहुत ज्यादा ही, देखिए खिलजी की अगर मैं स्वभाव की बात करूं तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वो। एक बार वही चीज है, मैं फिर बोलूंगी कि महत्वाकांक्षा इसलिए थी क्योंकि उसको अपना साम्राज्य बनाना था, और जो चीज उसको भाग गई तो वो भाग गई, वो हर तरीके से किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता था। तो एक ये इसको ये चीज पता थी, तो ये सीधे कहां गया, ये इसके बाद
खिलजी के पास गया, ये खिलजी के पास गया और इसने चित्तौड़ का बखान करना शुरू कर दिया, गुणगान करना शुरू कर दिया कि चित्तौड़ कितना संपन्न है, अगर आप चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लेंगे तो आपके लिए कितने सारे रास्ते खुल जाएंगे, वहां से आपका साम्राज्य और बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चित्तौड़ उस वक्त ऐसा एक सशक्त राज्य था जिसके अधीन बहुत सारे छोटे राज्य हुआ करते थे और राजा जो थे वो उसके झुकते थे उसके आगे, वो इतना संपन्न था, इतना शक्तिशाली था। दूसरा एक मेन पॉइंट ये भी था, अगर मैं बात करूं आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के रीजन की बात करूं, जो उसके मेन रीजन रहे, तो देखिए पहला रीजन तो ये था कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, राइट, और दूसरा साम्राज्यवादी था, उसको अपना साम्राज्य किसी भी तरीके से बढ़ाना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और है कि उसने चित्तौड़ के दुर्ग को जिस तरीके से जाना देखा, तो उसकी भौगोलिक स्थिति, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि चित्तौड़ के दुर्ग की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी जहां वो बना था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत को जोड़ता था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैंने इसको कब्जा कर लिया तो यहाँ से मेरे लिए दक्षिण भारत जाने का भी रास्ता आसानी से खुल जाएगा, मैं मालवा को भी देख सकता हूँ, उसके साथ साथ गुजरात को भी देख सकता हूँ, तो एक ही जगह से बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुले हुए थे क्योंकि वो रास्ता वहीं से होकर जाता था। तो ये एक दूसरा रीजन था चित्तौड़ पर हमला करने का। तीसरा जो रीजन था वो था पद्मावती का। तो ये कुछ तीन मेन इंपॉर्टेंट रीजन थे युद्ध के। तो जब चित्तौड़ का युद्ध जो हुआ वो 1302 और 3 के बीच में हुआ हमारा चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध हुआ, ये याद रखिएगा आप। कारण मैंने आपको बताए थे इसके। अगर मैं कारणों की बात करूं तो पहला जो कारण था खिलजी का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। दूसरा रीजन जो था इसका वो था चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति, राइट। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट रीजन थे जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि युद्ध हुआ तो किस वजह से हुआ। अगर आपको यही नहीं पता तो उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो ये किसी भी युद्ध के बारे में पढ़े, मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री के, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई और कैसे हुई। अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो आप, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नेचुरली कहानी की तरह दिमाग में बस जाती है। तीसरा जो मेन कारण था वो था रानी पद्मावती, उनको पाने की चाह। क्योंकि जो राघव था, राघव चेतन था, उसने इस तरीके से पद्मावती का जिक्र किया था कि इतनी खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरती है कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो खिलजी के अंदर उनको पाने की महत्वाकांक्षा हो गई कि नहीं, मुझे कैसे भी करके उसको पाना है, राइट। तो फिर उसके बाद चित्तौड़ का हमारा युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को मार दिया। जब तो रावल रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने केसरिया किया। केसरिया, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे शाका की बात की थी, तो शाका के अंदर जो है वो दो चीजें आती हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। शाका तब होता है जब राजा केसरिया कर ले और रानी जौहर कर ले। तो जब ये पता चला रानियों को कि ऐसे ऐसे हमारी जो रावल रतन सिंह है उन्होंने केसरिया कर लिया है, तो रानियों ने जौहर करने का सोच लिया कि जब राजा हमारी वीरगति को प्राप्त हो गए तो उसके बाद होता क्या था, जितने भी खिलजी या जो भी दूसरे युद्ध की तरफ जो होते थे वो सबसे पहले क्या करते थे,
जितनी भी खूबसूरत औरतें हैं, जितनी भी रानियां हैं और जो उनकी दासी हैं, सब काम करने, उन पर आक्रमण करते थे, उनकी इज्जत को अपने उसमें लेने की कोशिश करते थे कि उनकी इज्जत पर सबसे पहले हाथ डालो। तो इस डर से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत को पर एक भी दाग ना लगे, इस वजह से उस टाइम पर रानियां और उनके साथ साथ न जाने कितनी दासियां जौहर कर लेती थी और वीर गति को प्राप्त हो जाती थी। इसी के साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट पर्सन की मैं बात करूंगी इस युद्ध में, जिनका जिक्र बहुत होता है, वो है हमारे गोरा और बादल। गोरा और बादल जो थे वो रावण रतन सिंह के बहुत ही एक तरीके से वीर योद्धा रहे थे, जिन्होंने युद्ध में बहुत ही वीर गति बहुत ही मतलब अपनी वीरता पूर्वक युद्ध किया। ऐसा पराक्रम दिखाया था कि खिलजी की सेना डर गई थी उनके पराक्रम से, लेकिन इस युद्ध में वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि गोरा बादल किसके टाइम पर थे, वो रावण रतन सिंह के टाइम पर ही थे। तो इस तरीके से चित्तौड़ का युद्ध हमारा हुआ और रावण रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए वो इस युद्ध में, और चित्तौड़ का पहला शाका हुआ, राइट। उसके बाद क्या हुआ, खिलजी ने क्या किया, इस युद्ध को जीतने के बाद खिलजी ने क्या किया था, यहां लिख देती हूं मैं आपको, आप इधर देख लीजिएगा। खिलजी का एक बेटा था खिज्र खां। खिज्र खां खिलजी का बेटा था, अलाउद्दीन का, ये किसका बेटा था, अलाउद्दीन का बेटा था। उसने चित्तौड़ का दुर्ग इसको सौंप दिया। जब चित्तौड़ का युद्ध खिलजी जीत गया, उसके बाद उसने अपने जो बेटा था खिज्र खां, उसने चित्तौड़ का दुर्ग उसको सौंप दिया। और इसी के साथ साथ कुछ टाइम के लिए जो चित्तौड़ था, युद्ध के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था। खिजराबाद रख दिया गया था। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। जब उस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया था, तो चित्तौड़ नाम बदलकर उसका नाम खिजराबाद हो गया था। तो ये रावण रतन सिंह की कहानी थी, रावण रतन सिंह का इतिहास था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब देखिए, कुछ टाइम तक इसने शासन किया, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जब आया, तो इसी के बाद हमारा 1326 में शुरू हुआ राणा शाखा की नींव। मैंने आपको दो नींव बताई थी, क्षेम सिंह जिसने रावल शाखा की नींव डाली थी, और राहब जिसने राणा शाखा की नींव डाली थी। देखिए, है गुहिल वंशी, पूरा अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं सारा का सारा है गुहिल वंश। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो ब्रांच उसमें से निकल गई थी, अलग अलग हो गई थी, एक रावल एक राणा। तो अब तक हम रावल के बारे में ही पढ़ते आ रहे थे। तो अब इसके बाद जब रावल रतन सिंह ये हार गए, उसके बाद खिज्र खां ने शासन किया, उसके कुछ टाइम बाद फिर क्या हुआ, वापस चित्तौड़ को 1326 में राणा शाखा के जो राजा रहे वंशज है, उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, और यहीं से चित्तौड़ पर राणा शाखा की शासन की शुरुआत हुई। तो अब हम राणा शाखा जो हमारी कैसे हुई शुरू, कौन उसके राजा थे, हम उसके बारे में पढ़ते हैं।